सभी को नमस्कार। आज हमारा स्वास्थ्य का मिलेट्स के ऊपर छठा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इसके मुख्य वक्ता जयपुर निवासी डॉक्टर चतुर्वेदी जी हैं। आप घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, घूम घूम के भी लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण और उनका स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं और अभी इनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और काफ़ी ही मिलनसार है और इन्होंने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। और मैं समझता हूँ आप पुलिस डिपार्टमेंट से थे ना पहले, तो आपका प्रशासनिक भी कार्य रहा है। तो मैं श्रीमान प्रशांत जी चतुर्वेदी जी से विनती करता हूँ कि माइक संभालें और आपको 30, 35, 40 मिनट जो भी समय है वो भरपूर लीजिए। उसके बाद प्रश्न उत्तर होंगे और मैं विनती करता हूं जो अन्य लोगों ने माइक ऑन कर रखे हैं उनको बंद करने का कष्ट करें, उससे सभी को सुविधा होगी। प्रश्न के समय विषय को ध्यान रख के प्रश्न करिएगा। अभी मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब आप आइए, अपना मंच संभालिए। जी धन्यवाद आचार्य जी, सादर वंदन प्रणाम। मंच के जितने भी उपस्थित साथी हैं सभी को सादर वंदन प्रणाम। तो आज हम मिलेट्स के ऊपर चर्चा का छठा या सातवां भाग जो जैसा आदेश किया गया है हम लेने जा रहे हैं। तो पिछले भागों में हमने जानने का प्रयास किया कि मिलेट्स क्या है, मिलेट्स के बारे में डिटेल समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब हम आगे की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे अग्नि। कभी भी कोई भी आचार्य किसी भी विषय पे बात करता है तो वो कहता है कि जठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद में सबसे बड़ा बल जो दिया गया है अग्नि पर दिया गया है। अग्नि आपकी खराब होगी तभी कोई रोग आएगा। अब अग्नि को ठीक रखने के कौन से मिल सकते हैं इसको हमें तो आज का विषय अग्नि प्रधान होगा, अग्नि पर चर्चा करेंगे और रोगों पर जो उपचार हैं। रोग बेसिकली जैसे मोटापा है, कुछ लोग पूछते हैं जोड़ों का दर्द है, इन पर भी हम आज चर्चा लेने का प्रयास करेंगे कि ये रोग किस प्रकार से कंट्रोल किए जाएं। तो आज हम अग्नि और रोगों के हिस्से को देखने का प्रयास करेंगे कि रोग हमारे किस प्रकार से हमारे कंट्रोल में रहें। अग्नि के बारे में चर्चा करते हैं इससे पहले मैं आयुर्वेद की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बता दूं। आयुर्वेद ही नहीं, यूनानी अदर्स जो भारतीय चिकित्सा सभी पद्धतियां हैं, सब कहते हैं कि शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद जो पाचन होता है, वो जो पाचन होने की प्रक्रिया है उसमें अग्नि का महत्वपूर्ण योगदान है। या इंग्लिश वाले भी बोलते हैं, अंग्रेजी वाले, या हम एलोपैथी की साइंस या अन्य सभी साइंस ये बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिजिक रेट और मेटाबॉलिज्म, इस तरह के कई नामों से हम उसको जानते हैं। तो हम उसे अग्नि अपनी भाषा में कहते हैं। तो मिलेट्स और अग्नि, तो आज का मुख्य विषय मिलेट्स और अग्नि। जठराग्नि संतुलन में मोटे अनाजों की भूमिका। आज का विषय ये भी रहेगा कि मोटे अनाजों की भूमिका, यानी हमारी जो मिलेट्स का कार्य है इसमें क्या होगा, कैसे इसको ठीक करेगा। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि अग्नि क्या है, क्योंकि अग्नि तो समझ में आए जब तो हम जानेंगे ना। एक नया शब्द आपने गढ़ दिया या सामने रख दिया तो अग्नि क्या है ये तो पता पड़े। तो हम अग्नि की चर्चा करते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? अग्निहिम जीवनम शारीरी राम। तो अग्नि ही
जीवन का आधार है, चरक संहिता में महर्षि चरक ने बताया है। अग्नि ही जीवनम, यानी अग्नि जीवन का आधार है, अग्नि ही सब कुछ है। और शरीर की जो भी प्रक्रिया हो सकती है विकास क्रम की, यानी सृष्टि के विकास क्रम की, ये शरीर के विकास क्रम की जो प्रक्रिया हो सकती है, या एक स्वस्थ शरीर की जो व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए अग्नि का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है आयुर्वेद में। अग्नि खराब तो सभी कुछ खराब, यानी अर्थात आपकी अग्नि खराब होगी तभी कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश कर सकेगा, अदरवाइज संभव ही नहीं। अब अग्नि के ऊपर जानते हैं। अग्नि ही शरीर का जीवन है। शरीर का क्या है? फ्यूल मान लो, जीवन मान लो। अग्नि ठीक नहीं होगी तो आपका, अग्नि का अर्थ समझते हैं, अग्नि का अर्थ और उसके प्रकार। अग्नि क्या है? अग्नि को हमने देखा, यह केवल भोजन पचाने का कार्य ही नहीं करती है बल्कि और भी कई कार्य करती है। क्या करती है? तो ये हमारे, अभी पहले तो इसको देखते हैं कि इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। 13 प्रकार की अग्नि हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। एक तो जठरा अग्नि, जो हमारे पेट में हम लोग समझते हैं, पेट के अंदर जो जठर होता है, जठर यानी पेट, स्टमक, या आमाशय जिसको बोलते हैं। तो आमाशय में भोजन पचाने की जो शक्ति है वो अग्नि है, राइट। दूसरा भूताग्नि। भूताग्नि क्या है? पहले तो भूत की अग्नि। भूत क्या है? वो जो फिल्मों में जो दिखाते हैं वो वाला भूत नहीं। यहाँ पर जो है भूत, हमारे यहाँ पर पंच महाभूत की प्रक्रिया या वर्णन से है। पंच महाभूत वही जो आप सुनते आए इतने दिनों से। पंच महाभूत हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत। तो इनकी अपनी एक अग्नि है, राइट। तो 5 महाभूत, उनके पंच महाभूतों को आत्मसात करना, यानी 5 अग्नि के द्वारा आत्मसात करना। इसके बाद जो अग्नि है धात्वाग्नि। आयुर्वेद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि आयुर्वेदिक भाषा है, ये भाषा शैली है उसकी। तो धात्वाग्नि यानी धातु की अग्नि, धातुओं की अग्नि। धातु कितनी है? 7 धातु है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आयुर्वेद या सभी लोग मानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसका रस बनेगा, रस बनने के बाद वो रक्त में मिलेगा, आगे की प्रक्रिया होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि यानी हड्डियों को पोषण मिलेगा, फिर आगे की धातुओं को। इस तरह से एक क्रम है। तो पहले क्रम में यदि आपकी अग्नि खराब हुई, जठरा अग्नि खराब हुई, तो आपका रस खराब हो जाएगा। तो रस खराब होने से रस ठीक से नहीं होगा, दूषित होगा। तो बाकी पूरी अग्नियों में या बाकी धातुओं में, सब में उस विष का पदार्पण होगा या उस विष का समावेश होना शुरू हो जाएगा। तो सब जगह परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए रस को ठीक करना अनिवार्य आयुर्वेद बोलता है, यानी ठीक से पाचन क्रिया आपका होना जरूरी। ये ठीक होगा तो आपकी सारी चीजें ठीक से प्रक्रिया चलने लगेंगी। तो इस तरह से हमने 7 और 5 12, जठराग्नि 1, भूताग्नि 5, धात्वाग्नि 7। तो धातुओं की अग्नि 7, महाभूत, पंच महाभूतों की अग्नि 5 और जठराग्नि 1। अच्छी तरह आपको मैंने 2-3 बार रिपीट करने के कारण आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यदि अग्नि मंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले अजीर्ण होगा, इंडाइजेशन जिसको बोलते हैं। खाना पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो क्या होगा? रस ठीक से नहीं बनेगा, तो फिर पचेगा नहीं तो कोई चीज सड़ती है। सड़ती है तो आधुनिक विज्ञान वाले क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो परेशानी पैदा होनी है वो यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड अकेला जोड़ों के दर्द, ये जोड़ पथरी, पथरी से संबंधित चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें देने को अकेला ही आतुर है। ये अकेला ही आपको बेड पर पहुंचाने का कार्य कर सकता है। अब इसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में क्या है, और भी बहुत सारे इसके कुनबे हैं, भाईबंद हैं। क्या क्या? तो यूरिक एसिड तो पहले भाई साहब है, बड़े भाई साहब, है ना।
जैसे हमारे कुनबे में आज हमारे आचार्य जी बड़े भाई साहब हैं, ऐसे आयुर्वेद में भी बड़े भाई साहब हैं ये। अब इनके पूरा कुनबा है ना पीछे, जैसे हमारा अभी हम सब बैठे हैं, तो ऐसे इनका कुनबा LDL, VLDL, HDL ऐसे करके 103 और हैं। ये 103 और जहर जो पैदा होंगे ये शरीर में अन्य जगहों पर जाएंगे। ये अंग्रेजी में हम टेस्ट करते हैं तो पाते हैं। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद वही बोलता है कि रस, यानी खाना पचेगा तो रस का रक्त बनेगा, रस बनेगा। रस रस रक्त में जाके मिलेगा, फिर रक्त घूमेगा पूरी बॉडी में, शरीर में हार्ट के माध्यम से मूवमेंट करेगा, फिर क्या बनेगा? मांस बनेगा, वो मसल्स में जाएगा, मसल्स को न्यूट्रिशन देगा। फिर आगे मेद, मेद का मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, और आईज से है, ब्रेन है, और क्या, जो हमारे हड्डियों के बीच में मेरू रज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अस्थि, बोन मेरो से बाद में अस्थि, हड्डियां जितनी भी आ जाती हैं आपकी, इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी आखिर में शुक्र यानी हैप्पीनेस। आपकी जो बॉडी में हैप्पीनेस, यदि आप हैप्पी हैं तो इसका मतलब ऐसे आदमी का शुक्र अच्छा होगा। शुक्र अर्थात यानी इसका संबंध किस किस से? हैप्पीनेस से है, और क्या है, शरीर के अंदर शुक्राणुओं से है ना, हैप्पीनेस है। और महिलाओं में आर्तव्य से है, तो ये वीर्य जो बनाता है वो सब प्रक्रिया जो है उससे है। उसका पोषण से है, उसकी पुष्टि कर से है। तो जितना आदमी स्वस्थ होगा उतना ज्यादा खुश मिजाज होगा, है ना। तो ऐसा बताया गया हमारे आयुर्वेद में। और उसके बाद में ये सब ठीक हुआ तब जाके आपकी इम्यूनिटी बनती है। यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये पूरी यात्रा करने के बाद जो कुछ बचेगा, इनकी अग्नि से पचने के बाद जो शरीर को मिला, उसके बाद जो एक्सेस बचेगा वो हमारी इम्यूनिटी का कारण बनेगा। राइट। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपको बनती मिलती है वो आपके पाचन से और पाचन की प्रक्रिया से निर्भर करती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। अग्नि बंद हो जाए तो क्या होगा? अजीर्ण होगा, अम्ल पित्त होगा, एसिडिटी होगी, गैस होगा। मैंने बताया था पेट में खाना नहीं पचेगा तो फिर क्या होगा? सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो बाकी और भी चीजें बनेगी। तो ये फिर भारीपन आएगा शरीर में। और क्या आएगा? रसादी धातुओं का प्रदूषण होने लगेगा, दूषित होने लगेंगे। रस धातु है, सातों धातु है, जो मैंने बता ही दिया आपको। अब आगे देखते हैं कि इन सब का, अग्नि का मैंने कारण बता दिया, लेकिन मिलेट्स और अग्नि का संबंध क्या है? यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, अग्नि की। तो मिलेट्स और अग्नि पर प्रभाव क्या है इसका? विशेषकर मिलेट्स का अग्नि पर प्रभाव या अग्नि का मिलेट्स पर प्रभाव, दोनों को हम एक दूसरे का पर्याय मान के थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, देखते हैं। मिलेट्स के गुण क्या है? रूक्ष है, ड्राइनेस है, लघु है, और क्या है? दीपन, यानी भूख को बढ़ाने वाला, पाचन, पाचन शक्ति का निर्माण करने वाला, डाइजेस्टिव है। ठीक, ये दीपन अर्थात एपेटाइट जो बोलते हैं इसको, ये है। अब आगे बढ़ते हैं कि मंद अग्नि को दीप्त करने में सहायक है। नंबर 1 क्या है? ये क्या करता है? मंद अग्नि को दीप्त करने में सहायक होता है। और मिलेट्स अम्ल पित्त और एसिडिटी में भी उपयोगी माना गया है। क्यों? क्योंकि ये हल्का है, पचने में आसान है, तो आसानी से पच जाएगा, तो एसिडिटी होगी नहीं। जो खाना पच जाएगा तो रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा तो रक्त भी अच्छा बनेगा, बाकी सारी प्रक्रिया भी ठीक से चलेंगी, जैसे अभी हमने प्रक्रिया को जाना। आगे बढ़ते हैं। मिलेट्स अग्नि को कैसे सुधारते हैं? ये प्रश्न एक दिमाग में आ जाएगा आपके कि भाई ये तो बताओ कि अग्नि को मिलेट्स कैसे सुधारेगा? तो फाइबर अधिक होने के कारण पेट को साफ रखेगा, तो जो हमारी बॉडी में पित्त और बाकी सारी प्रक्रिया होंगी उनको भी, कचरे को, मल को ठीक से बाहर साफ करने में इसका योगदान रहेगा। दूसरा क्या है? ये पेट की सफाई
करने के साथ साथ हाथों की पेरिचाल्सिस मूवमेंट को भी बढ़ाता है, यानी शरीर में हाथों ही नहीं, शरीर के हर पेरिचाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाता है। और पेरिचाल्सिस मूवमेंट का कंट्रोल कहाँ से आता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हमारे बॉडी के ये जो दोनों हिस्से हैं ना पीछे या साइड, कान के साइड में, ये मेडुला ऑब्लांगेटा ग्रंथि का नाम है, ठीक है, ब्रेन में। तो इसकी एक्टिवनेस, क्योंकि ये रिसेप्शनिस्ट है ब्रेन का एक तरह से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सब जो रिसेप्शनिस्ट का काम देख। आगे की बात करते हैं और क्या करेगा ये। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम है इसमें, तो ये कम करेगा, इंडेक्स कम है इसका। अब इंडेक्स कम होगा तो ब्लड में धीरे धीरे शुगर छोड़ेगा, तो डायबिटीज बीमारी ठीक होगी, ये मोटापा नहीं आएगा। तो शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतना, अब ये गेहूं और चावल क्या करते हैं, ब्लड में शुगर को एकदम छोड़ देते हैं। एकदम छोड़ने के कारण क्या होता है, शुगर होने लग जाती है, ब्लड में शुगर घूमती है, डॉक्टर चेक करते हैं और शुगर कहलाए जाते हैं, मरीज हम शुगर के बन जाते हैं। लेकिन इसमें भी लोचा है, 3 प्रकार के हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड में शुगर होना, या फास्टिंग, और इन दोनों में ये, या जो हम HbA1c के द्वारा चेक करते हैं हर 3 महीने में, ये इससे बेहतर होगा कि हम इंसुलिन कितना बन रहा है इसका भी चेकअप करें। तो यदि इंसुलिन बन रहा है तो आप शुगर ना माने, चाहे कितना भी ब्लड में बढ़ा हो, उसकी चिंता ना करें, वो कोई नुकसान करने वाला नहीं, ठीक है। तो कई लोगों को है नहीं, जबरदस्ती बनाई जाती शुगर, ठीक। इस पर कभी अलग से हम व्यवस्था चेक करेंगे और पूरा चैप्टर लेकर के आएंगे। तो अग्नि इंडेक्स, ये सॉरी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है इनका, मिलेट्स का, तो इसलिए अग्नि स्थिर रहती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च कम है इसमें, क्योंकि गेहूं चावल में सबसे ज्यादा क्या है, स्टार्च। तो अग्नि पर भार ज्यादा नहीं पड़ता, हमारी पाचन शक्ति पे ज्यादा भार नहीं पड़ता। आयुर्वेद का नियम है, जिस अंग पे जरूरत से ज्यादा काम लाभ दोगे उसको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो उस अंग में वात की वृद्धि हो जाती है। तो वात की वृद्धि होने से 100 से भी ज्यादा, 80 से 100 रोग जो हैं बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं शरीर में। ये वात के रोगों को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि पचने में आसान है, स्टार्च कम है। अब बात करते हैं आगे की, वात नाशक व रुक्षता, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो कफ दोष का ये शमन कर देता है, तो मोटापा नहीं आता, तो कफ से ही मोटापा बनता है। रुक्षता लाता है, यानी ड्राइनेस बॉडी में पैदा करेगा, तो चर्बी घटेगी आपके शरीर में। ये क्या हुआ, वात नाशक व रुक्षता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, शरीर में ड्राइनेस लाएगा। जिनको वात की बीमारियां हैं उनको घी के साथ में प्रयोग करना चाहिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। कफ दोष का ये शमन करेगा, ठीक। आगे देखते हैं मिलेट्स, और मिलेट्स के आगे की स्थिति को, मिलेट्स और अग्नि दोषों के अनुसार मिलेट्स का क्या स्थान, क्या व्यवस्था है, इसको समझने करते हैं प्रयास। तो वात के हिसाब से देखें तो विषम अग्नि, वात में विषम अग्नि होती। वात की मेंटेलिटी भी इस टाइप की होती है, आदमी एक जैसा व्यवहार नहीं करता, आज अच्छा है कल गुस्से में आ जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना बच्चे जैसा व्यवहार होने लग जाता है। तो एक एज के बाद में एक सीनियर सिटीजन्स की कहानी एक जैसी हो जाती है, छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार होने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा, वात की वृद्धि के कारण होता है, ये उनका कोई दोष नहीं है उसमें, वो अवस्था ही ऐसी है। अब उसमें हम सब हैं, स्वीट 16 तो मैं बोल नहीं सकता ना, हम सब हैं उसी श्रेणी में, राइट। तो हमारी अग्नि क्या विषम होगी, आज अच्छी भूख लग रही है, कल हो सकता ना लगे। पेट आज अच्छा साफ हो गया, कल अंदर जाके बैठ के गाना बजाना पड़ेगा, एक बार आजा आजा, राइट। तो ये सारी एक एज के बाद में स्थितियां होता है, और इसलिए बड़े बुजुर्गों को या सीनियर सिटीजन्स को, बड़े बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, यंग और यंग, यंग मतलब 3-4 कैटेगरी माने,
वेरी वेरी यंग और यंग, राइट। बाकी जो है यंग वाली श्रेणी में आते हैं। तो जब विषम अग्नि होती है तो फिर क्या होगा? अग्नि की विषमता के कारण पेट में गैस बनेगी, भूख में अंतर नजर आएगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये सारे क्रम जो हैं हमें केवल वात वृद्धि के कारण दिखते हैं। तो जिसमें ज्यादा वात की वृद्धि हो जाएगी ये समस्या आएगी। पित्त की वृद्धि हुई तो पित्त प्रकृति के लोग होंगे तो तीव्र अग्नि होगी, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, पेट में जलन या जल्दी भूख लगना, इस टाइप के लक्षण उनको देखने मिलेगी। या अम्लता, एसिडिटी की समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो उसको क्या कर रहा है? मिलेट्स कंट्रोल कर रहा है। हमें जानना था मिलेट्स का संबंध किसके आधार पर? वात पित्त कफ के आधार पर, दोषों के आधार पर। अब कफ में देखते हैं, कफ की क्या हमेशा होती है? मंदाग्नि। तो शरीर में भारीपन रहता है, आलस्य रहता है, सुस्ती आती है, मोटापा बढ़ जाता है शरीर में। तो गेहूं चावल में इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो शुगर ज्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण हम कहते तो हैं, कईयों को कहते सुनते हैं कि आधी रोटी खाता हूं लेकिन वजन कम नहीं होता, राइट। तो ऐसे लोग जो हैं ये कफ से परेशान, कफ के कारण होता है, ये भारीपन आता है। इसको मिलेट्स क्या कर रहा है? मिलेट्स का काम ही हल्का है, पचने में हल्का है। तो भारी गेहूं और चावल पचने में भारी है मिलेट्स के अनुसार, मिलेट्स के बनिस्पत, ठीक है। तो मिलेट्स का प्रयोग करने से क्या है? पचने में हल्का है और आसानी से पच जाता है। तो यहां हमने जाना क्या? शरीर की प्रकृति के अनुसार मिलेट्स का चयन करना चाहिए। अग्नि का संतुलन और असंतुलन दोनों को देख करके ही हमें मिलेट्स का चयन करना चाहिए। अब देखते हैं कि अग्नि को बढ़ाएं कैसे। समस्या तो अग्नि बढ़ाने की है, तो अग्नि को बढ़ाने वाले मिलेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनका प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो इससे आधारित व्यंजनों की भी चर्चा करते हैं। जैसे कुटकी का हम क्या कर सकते हैं? उपमा बना दें। और कुटकी का अकेले का उपमा नहीं, उसको क्या करना? अदरक के साथ में यूज करना, उसमें अदरक भी डालना। कुटकी का उपमा बना सकते हैं और अदरक डालेंगे तो ये क्या करेगा? कफ वर्धक व्यक्तियों के लिए लाभकारी परिणाम देगा। कफ वर्धक, जिनको आलस्य आता है, काम करने की इच्छा नहीं करती है, डले पड़े रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, या मोटापा है ना, या जिनको इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां हैं, जिनको इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शिव, जो भी इन्फेक्शन वाली डिजीज है, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनके लिए कुटकी सबसे बढ़िया है। लेकिन इसको अदरक के साथ प्रयोग करें। जो भी खिचड़ी दलिया उपमा जो बनाएंगे उसमें अदरक का थोड़ा सा क्रश करके उसको डाल दें तो ये बहुत अच्छा है। कफ यानी कफ जनित रोगों के लिए या कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने प्रयोग बता दिया, तरीका बता दिया आपको। दूसरा नंबर देखते हैं, बाजरा। बाजरे को किसके साथ यूज करना है? हींग के साथ, क्योंकि बाजरा कुटकी से कुछ भारी है। तो हींग के साथ प्रयोग करने से ये वात वाले लोगों के लिए अच्छा है। वायु, या गांव में देखते हैं ना, दादी नानी कहती थी बाय रोग हो गया है, तो बाय रोगी जो हैं या वातज रोगी हैं, इनके लिए क्या अच्छा है? हींग के साथ में बाजरे का प्रयोग। नंबर 3 देखते हैं कि सामा, जो सावा जिसको बोलते हैं, इसका क्या बना सकते हैं? पुलाव बना सकते हैं। लेकिन किसके साथ? सौंफ के साथ बनाने से फायदा है। या जीरा, सौंफ और जीरा दोनों भी मिला के डाल सकते हैं, या अथवा कभी कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या करेगा? ये पित्त दोष के लिए अच्छा है। पेट में जलन होता है, सावा, सावा का पानी भी यूज कर सकते हैं, खाली ये भी यूज करेंगे तब भी गैस्ट्रिक अल्सर
पेट में जलन, इस टाइप की बीमारियों में ये फायदा देगा। लेकिन सौंफ जीरा डाल लेंगे तो और ज्यादा फायदा देगा, राइट। इसके साथ में घी का प्रयोग कर लेंगे, देसी गौ माता का घी, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। जानते हैं रागी के बारे में, तो रागी का क्या करना, सूप बना सकते हैं और उस सूप में क्या डालना, काली मिर्च डाल देना। ये जठराग्नि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। तो जठराग्नि मंद होने पर क्या करना है, रागी का सूप बना लेना है, सूप के साथ में उसमें काली मिर्च डाल के प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा टमाटर भी मिला सकते हैं और भी सब्जियां मिला के प्रयोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा सूप के रूप में आपके सामने हो सकता है। तो हमने जाना कुटकी का प्रयोग अदरक के साथ करने से कफ संबंधी व्यक्तियों के लिए या कफ जनित रोगों के लिए, बाजरे को हींग के साथ तो जोड़ों के दर्द या वातज रोगों के लिए, बाय वाले रोगों के लिए या इंसुमिनिया इस टाइप के रोगों के लिए, सब तरह रात को नींद नहीं आती तो उनके लिए भी अच्छा, घी के साथ मिला के खाएंगे और ज्यादा अच्छा। सांवा, इसका पुलाव बना सकते हैं हम, सौंफ जीरा मिला करके, तो पित्त दोषों के लिए और अच्छा है। जिनकी बॉडी में जलन होता है, यूटीआई भी होता है, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। रागी सूप, रागी का यदि सूप बनाते हैं तो काली मिर्च के साथ में बनाएंगे, तो जठराग्नि मंद होने पर जिनको भूख नहीं लगती वो क्या करेंगे, रागी का सूप बनाएंगे और काली मिर्च के साथ प्रयोग करेंगे। जिनको भूख नहीं लगती इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक नहीं है तो सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। और थोड़ा सा घी का, ज्यादा बिल्कुल भूख बंद हो गई है तो घी का प्रयोग नहीं करना, चिकनाई का प्रयोग नहीं करना। थोड़ी भूख लग रही है तो हल्का 1 चम्मच इसमें घी भी या घी का चौंका भी लगा सकते हैं। हमेशा इनके साथ में कोशिश करना है कि घी या त्रिकटु या हींग का संयोजन होना चाहिए, ठीक है। तो मिलेट्स के साथ में ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष सूत्र की चर्चा करें तो अपन इसमें देखेंगे आयुर्वेद क्या बोलता है, रूक्षम लघु तिक्तम कटु दीपनम पाचनम स्मृतम, यानी क्या है इसका अर्थ, रूक्ष यानी रूक्षम ड्राइनेस, यानी इसका मैं पूरा एक बार आशय बता देता हूँ फिर अक्षर से। एक बार लघु, लघु यानी पचने में आसान है, तिक्तम कटु, ये कटुरस वाला यानी काली मिर्च वाला, और तिक्तम कड़वा, हल्का कड़वा, दीपनम, ये जो है ना ये गुण आयुर्वेद में जो बताए हैं, ये गुण जिनके अंदर भी हो, जिन मिलेट्स में हो या जिस खाने में होंगे, किस किस में क्या कौन कौन से गुण, रूक्षता, लघुता और तिक्त गुण, और कड़वा यानी तिक्त यानी कड़वा, कटु यानी काली मिर्च का स्वाद। तो ये क्या करेंगे, ये सारे गुण क्या करेंगे, दीपनम पाचनम स्मृत्यम, यानी याददाश्त को बढ़ाने वाले होंगे, दीपनम पाचनम यानी दीपन पाचन का काम करेंगे, अर्थात भूख को बढ़ाने वाले और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले, अग्नि को बढ़ाने वाले, राइट। ये गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो विशेष सूत्र में ये आपको जानना चाहिए। आहार, संयोग, काल मात्रा, अग्निबल, जानित्वा, सेवनम, कार्यम, कुल मिला के इसको हम समझते हैं तो समय, मात्रा और दोषानुसार मिलेट्स का प्रयोग करने से ही अग्नि लाभदायक रूप से कार्य कर सकती है। तो अग्नि को लाभदायी बनाना है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, उन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब अपन थोड़ा सा निष्कर्ष समझ लेते हैं कि अभी का अग्नि वाले का निष्कर्ष क्या है। मिलेट्स अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन संयम आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वात की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, संयम आवश्यक है।
कंट्रोल रखना जरूरी है। वात, पित्त और कफ के अनुसार चुने हुए अनाज ही शरीर को संतुलन और बल देते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अग्नि के बिना औषधि भी व्यर्थ है, अतः मिलेट्स को दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया जाना श्रेष्ठ है। ठीक है, क्या बताया गया है? अग्नि के बिना औषधि भी व्यर्थ है। आप कोई भी दवा खा रहे हैं, यदि आपकी अग्नि ठीक नहीं है तो कोई भी दवा आपके शरीर को लगेगी नहीं। कई बार हम कहते हुए सुनते हैं रोगियों को कि मैंने सब प्रकार की दवा कर ली है लेकिन मेरा रोग जाता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से आग्रह है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले अग्नि ठीक करें। आयुर्वेद क्या बोलता है? अग्नि ठीक करना बहुत जरूरी है, हर पैथी बोलती है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होगा तभी आप रोग मुक्त हो सकते हैं। बाकी तो फूल पत्ती काटना है, जड़ काम क्या करना है, जड़ पे काम करना है, तो अग्नि को ठीक करना, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। ठीक, तो अग्नि बिना सब व्यर्थ। शुद्ध अग्नि बराबर शुद्ध स्वास्थ्य बराबर रोग मुक्त जीवन, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो अग्नि को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अग्नि ठीक नहीं होगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब हम देखेंगे मिलेट्स का रोग उपचार। कौन कौन से बीमारियों में? हृदय से संबंधित और मधुमेह, डायबिटीज से संबंधित, थायराइड जैसी बीमारियों में इसका प्रयोग कैसे करना। ठीक है, तो थायराइड में इसका प्रयोग कैसे होगा, मधुमेह में कैसे होगा, इसको हमें जानना शेष है। तो अब हम देखते हैं मिलेट्स और रोगोपचार। तो यहाँ क्या बताया जाता है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में ये बताया जा रहा है कि सर्वे अपथ्यानाम परिणानाम, यानी रोग का, मैं पूरी तरह से इसको, चरक संहिता में इस प्रकार का एक श्लोक आया है, अर्थात सभी रोग गलत आहार विहार से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा चरक संहिता में महर्षि चरक ने लिखा है। ठीक है, मिलेट्स को आयुर्वेद में पथ्य आहार माना गया है, अर्थात जो शरीर को पोषण और शोधन दोनों प्रकार दोनों ही प्रदान करता है। राइट, शरीर को पोषण और शोधन दोनों करता है। तो ऐसा अन्न ज्यादा हमारे लिए लाभकारी हो सकता है जो शोधन भी करे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डिटॉक्स करना होता है बॉडी को। डिटॉक्स करने से बीमारियां जाती हैं। सारी पेथियां एक ही बात बोलती हैं, बॉडी को डिटॉक्स करो तो ठीक होगा। आयुर्वेद बोलता है रोग को निकाल के बाहर फेंको, फिर कुछ बच जाए तो उसकी औषधि दो, अदरवाइज औषधि देने की जरूरत ही नहीं। ये तो आजकल बिजनेस हो गया है, तो हम चूरन चटनी और बाकी सारी चीजें बांटने लगे हैं। ठीक, पंचकर्मा करो, सफाई कर दो, किस्सा खत्म। तो मिलेट्स के औषधीय गुण हम देखते हैं। रूक्ष, कफ हर, यानी रूखा है, कफ हर है। लघु है तो पाचन में आसान है, तो आपके दीपनम, अग्नि का वृद्धि करता है, अग्नि को बढ़ाने वाला है। पाचन यानी अम्ल पित्त में नियंत्रण करने वाला है, बॉडी के एसिड को मैनेज कर देता है। ठीक है, तो ये त्रिदोषों का संतुलन करने वाला माना गया है और शरीर धातुओं को बल देता है। शारीरिक धातुओं को, 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उन धातुओं को बल देता है। तो शरीर के सभी पार्ट को कुछ न कुछ मिलता है, पोषण मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं मधुमेह। किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में या जहां पर भी अभिषेक जी को भेज दूंगा। पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने इसको बनाया हुआ है। राइट, तो आपको जो चाहिए तो मैं भेज दूंगा, कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है,
कि रिकॉर्ड को आप बार बार चला करके सुने तो अच्छी बात है, लिखने का प्रयास करें तो मेरे पास लिखा हुआ है, राइट। मधुमेह की चर्चा करते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज में सबसे बढ़िया मिलेट्स कोदो और कुटकी माना गया है सबसे अच्छा। अब कोदो का क्या बनाना, उपमा बना सकते हैं और कुटकी का चीला बना के खा सकते हैं ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज है। तो ये हल्का फ्राई पैन पे या जैसे भी नेचुरल चीजों पे डाल के नेचर के करीब रहें ऐसा भोजन करना है, ठीक। तो क्या करना, उपमा बना लो उबाल करके, उसमें सब्जियां मिला लो, बहुत सारी चीजें, और भी थोड़ा सा घी डाल करके हम घी का प्रयोग कोशिश करें कि मधुमेह, यदि वजन बढ़ा है तो मधुमेह वाले कम मात्रा में करें, थोड़ा स्वाद लगे इतना ही करें, ज्यादा मात्रा में करना श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जो प्योर घी मिलता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों हाथ से बना हुआ, राइट लेफ्ट जिसको घुमा करके बनाते हैं, या जिसे हम देसी गाय का A2 मिल्क का देसी गाय का घी बोल सकते हैं, राइट। कब्ज, कब्ज की बात करें तो रागी बहुत बढ़िया है, बाजरा और अच्छा है। बाजरा और रागी दोनों क्या करते हैं, कब्ज को दूर करने में आपके सहायक हैं। रागी का सूप आपको कब्ज से निजात दिला सकता है और बाजरा की खिचड़ी ये आपको राहत देगी। आगे बढ़ते हैं। अम्ल पित्त यानी एसिडिटी में कौन सा मिलेट का प्रयोग करें जो एसिडिटी ठीक हो, तो कोदो और कंगनी ये दो मिलेट एसिडिटी में बहुत अच्छा इनका असर है। हमने कई मरीजों पर प्रयोग करके देखा है। तो हमारे जीवन के अनुभव को हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठंडी और ठंडी तासीर वाले व्यंजन जो है इसमें अच्छे रहते हैं, जो एसिड बढ़ा, क्योंकि एसिड है हम जानते हैं, तो एसिड बॉडी में बढ़ गया तो ठंडी तासीर उसमें आराम देगी। जोड़ों के दर्द की बात कर लें, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को, हर यंग पर्सन को है, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, यंग पर्सन, राइट, हर यंग पर्सन को है और वेरी वेरी यंग को भी है आजकल। तो मेरे पास इतने सारे यंग, वेरी वेरी यंग और वेरी यंग, सब तरह के कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। बच्चा भी आकर के बोलता है सर जोड़ों का दर्द होने लगा है। वाह, क्या हो रहा है इस देश में, ऐसा कभी समय मैंने देखा नहीं जो 2 साल 10 महीने की बच्ची को मेंसेस पीरियड शुरू हो जाए। इस तरह के मरीज देश में कभी आएंगे, कभी सोचा नहीं था हमने। 8 साल की बच्ची की आंखें चली जाएं, बड़ा भयावह दृश्य देखने में मिल रहा है। आप हम सबको सजग होना पड़ेगा, बदलाव की आवश्यकता है। ये जेनेटिकल मैंगो खाने वालों की कहानी, 2 साल 10 महीने की बच्ची को मेंसेस पीरियड शुरू होना, तो ये जेनेटिकल जो मॉडिफाइड GM वाली फसल से बचना है, शुद्ध की ओर बढ़ना है। ये बहुत खतरनाक हमारे देश में हो रहा है, इसको हमें समझना है, राइट। त्वचा रोगों की बात करें, जोड़ों की बात करें, तो जोड़ों में बाजरा और रागी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बाजरा के साथ में मक्की की रोटी भी हम, या बाजरा मक्की को साथ में भी ले सकते हैं, और या फिर बाजरा मक्की की रोटी बना लें या रागी के लड्डू भी बना के खा सकते हैं, जिसमें थोड़ा घी और सौंठ का इस्तेमाल करते हैं। या ये आता है ना, इसका चूर्ण आता है जिसको हम सहजन का चूर्ण बोलते हैं, इसका चूर्ण को भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अच्छा करता है, ये जोड़ों के दर्द में फायदा करेगा। इसके बाद हार श्रृंगार की पत्तियों को सुखा के चूर्ण भी मिला के लड्डू बना सकते हैं इसी जोड़ों के दर्द के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रागी के ये बाजरा और रागी ये बहुत बढ़िया इसके लिए फायदेमंद है। त्वचा संबंधी रोग हैं, क्योंकि त्वचा का संबंध किडनी से भी है, ब्लड के प्यूरिफिकेशन से भी है,
तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है शरीर में, तो कुटकी या सामा, इन दोनों का प्रयोग आप करें। ये दोनों पचने में हल्के हैं, धीरे धीरे इनके प्रयोग से स्किन डिजीज जाएगी। स्किन डिजीज में 18 प्रकार के रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं, और क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सभी रोग होने के बाद शरीर में स्किन की बीमारियां आती हैं, यानी पूरी तरह से जब आपके पूरा शरीर दूषित हो गया है तब ये आती है आखिर की बीमारी है, जैसे सोराइसिस है, ये सब बात की बीमारियां हैं। आयुर्वेदिक सूत्र बात करते हैं तो आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि और शुद्ध आहार से चित्त व शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। यानी मन, बुद्धि और आत्मा और स्थूल की बात केवल आयुर्वेद करता है। यानी पहले आपके आहार शुद्ध होगा, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए पहले आयुर्वेद कहता है आहार की शुद्धि पे ध्यान दीजिए। आहार की शुद्धि ही आपको सत्व शुद्धि देती है। सत्व यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसके बाद जो इम्यूनिटी आती है सत्व। आप सब समझदार हैं, सत्व, राइट। तो ये शुद्धि, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे हैं, बस किसी तरह से, बस एक्सीडेंटल, है ना, तो विवेकानंद कैसे आएगा। इसलिए सत्व शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि होगी तो सत्व शुद्धि होगी, राइट। तो मैं शॉर्ट में अभी बात कर रहा हूँ, कभी आप लोगों की डिमांड रहेगी तो इस पर भी हम पूरा चैप्टर लेके आएंगे। पहले के जमाने में हम 6 महीना तैयारी करते थे सत्व शुद्धि के लिए कि कोई विवेकानंद हमारे घर में बच्चा आए। आज तो एक्सीडेंटल होता है, ठीक है, आज शादी हुई कल बच्चा, राइट। हमें भी जल्दी होती है कि बहू जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ दे दे हमें, राइट। शुद्ध आहार से चित्त की, और चित्त भी शुद्ध होता है, शरीर भी, मन, बुद्धि, आत्मा और स्थूल सब कुछ शुद्ध होता है। इसलिए इसका पहले आवश्यक है। पथ्यम पथ्यम पथ्यम, रोगों में औषधि से अधिक पथ्य की महत्वता आयुर्वेद बताता है। यानी पथ्य को, यानी कौन सा आहार आपके कफ पित्तवात के अनुसार या दोषों के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, इस पथ्य की ही बात करता है आयुर्वेद, राइट। बात करते हैं आगे। मिलेट्स प्लस औषधि, इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, दुगना लाभ होगा। अब दुगना लाभ कैसे होगा, तो हम इसी की चर्चा करते हैं। जैसे मधुमेह में कोदो प्लस जामुन का चूर्ण मिला दें, आपका मधुमेह बाय बाय होता रहेगा, धीरे धीरे जाता रहेगा, राइट। तो लंबे समय तक यदि हम इसका प्रयोग करें, जामुन का चूर्ण या जामुन की गुठली का चूर्ण कोदो के साथ में प्रयोग करेंगे, तो जिनको आज इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उनको भी वापस से रिवर्सल होने लग जाएगा। तो खाने का शुद्धि का प्रयोग करना है। वात विकारों में बाजरा का लहसुन के साथ प्रयोग करें, राइट। तो बाजरे का प्रयोग साथ में लहसुन होगा तो जोड़ों के दर्द, ये सारी चीजें ठीक होगी। कफ रोगों में फोक्सटेल जिसको बोलते हैं हम, त्रिकटु चूर्ण के साथ प्रयोग करना चाहिए। कफ के जितने भी रोग हैं, या मोटापा घटाना जिनको, या जिनको मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये सब घटाना है, तो क्या करेंगे, फोक्सटेल का यूज करना है। त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण आयुर्वेद में मिलता है, नहीं मिले तो आप घर में बना लीजिए। त्रिकटु चूर्ण किसे कहा जाता है, सौंठ पाउडर, दालचीनी और काली मिर्च, तीनों को 50-50 ग्राम ले लीजिए, अपने घर पे शुद्ध बनाइए,
शुद्ध खाइए, तन मन जगाइए, राइट। अब सावधानियों की भी चर्चा कर लें, ये सब तो कर रहे हैं लेकिन सावधानियां भी जरूरी हैं। हमेशा दोषानुसार आहार का सेवन करें, ठीक है। ज्यादा मात्रा या गलत संयोजन से लाभ के बजाय हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रयोग करें और कम मात्रा में प्रयोग। कई बार टेस्टी बन जाता तो हमको लगता है चलो आज ही निपटा डालो 2-4 दिन का भोजन। नहीं, आपकी अग्नि के अनुसार, आपकी अग्नि बल के अनुसार खाना खाना है। खाना तो फिर भी आ जाएगा लेकिन शरीर आपका दोबारा नहीं आएगा। ध्यान रखने का विषय ये है। तो आज के विषय का जो हमने अध्ययन किया उसका निष्कर्ष हमारे सामने क्या आता है, तो मिलेट्स बराबर भोजन भी और औषधि भी। यानी मिलेट्स को क्या माने, भोजन भी और औषधि भी। और इन दोनों का, औषधि और भोजन का संयोजन कर लिया जाए तो रोग दफा हो जाएंगे या आएंगे ही नहीं। मिलेट्स चिकित्सा का एक समग्र उपचार प्रणाली बन सकती है। मिलेट्स क्या, समग्र उपचार की एक प्रणाली बन सकती है। बस आपको प्रयोग करना सीखना है। अगर इनका प्रयोग सही मार्गदर्शन में या सही मात्रा में ठीक से किया जाए तो ये आपका पूरी तरह से रोग को निदान करने में सहायक है, पूर्ण रूप से। तो आज हमने जानने का प्रयास किया कि मिलेट्स और मिलेट्स के माध्यम से रोग मुक्ति का मार्ग कैसे हो, ये हमने समझने का प्रयास किया। आप सबने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, समझा। आप सभी का सादर वंदन, आभार। और आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करने से पहले आपके प्रश्न ले लेते हैं। तो हमारे आज के जो कुलपति जी हैं, एक एक करके प्रश्न ले लीजिए आचार्य जी, और फिर हम चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जितना सार गर्भित एक एक बिंदु, कहीं भी आपने अनछुअन नहीं रखा, प्रत्येक बिंदु को, कि अजीर्ण कैसे हो रहा है, कब्ज कैसे ठीक होगा, यूरिक एसिड कैसे बढ़ रहा है, कितने प्रकार के विष है, पंच महाभूत भी लिया है आपने, सातों धातु भी लिया आपने, और मंदाग्नि को दीप्त कारक कैसे करें, पाचक सुपाच्य, फाइबर की अधिकता। मतलब आपने इस विषय को जितनी गंभीरता दी और सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से सुना। और जिन्हें प्रश्न करना है कृपया अपना हैंड रेस करने का कष्ट करें। वैसे मैं इसमें श्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ब्रिगेडियर साहब को धन्यवाद देता हूँ, अलका जी को धन्यवाद देता हूँ, महेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रोफेसर यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, बाकी अन्य श्रोताओं को भी सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी तन्मयता से, बड़े ध्यान से अपने को समय दे के आपने सुना। अब इनमें किसी के कोई प्रश्न है तो अवश्य करिए। जी, एक बार फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज साफ नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए, कौन बोले समझ में नहीं आ रहा हमें। चलिए, अभी प्रश्न आए उसके पहले एक बात और कर लूं मैं आपसे। आहार पचति शिखी दोषान आहार वर्जित, इसके ऊपर आप व्याख्या कर दीजिए डॉक्टर साहब। जी 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 जी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आहार पचति शिखी, आहार पद्धति, जठराग्नि, आहार पचति शिखी दोषान आहार वर्जित। जी
देखिए, वर्जित आहार का बहुत महत्व है, जैसा कि आचार्य जी ने बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया। और हम 18 प्रकार के हमारे जो 7 दोषों को खराब करने वाले हैं ना, 7 धातुओं को खराब करने वाले, और जो हमारे वात पित्त कफ को खराब करने वाले, शायद मुझे लगता है आप यही चाह रहे होंगे, है ना, विरुद्ध आहार की चर्चा। नहीं नहीं, विरुद्ध आहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ। यहाँ मैं उपवास की बात कर रहा हूँ, फास्टिंग, क्योंकि मैं फास्टिंग हाँ, एक्सपर्ट हूँ। राइट राइट राइट। यदि हमारा भोजन शरीर में नहीं गया तो उस समय जठराग्नि अपना कार्य किस प्रकार किस गति से करती है और रोगों का क्या करती है, कैसे करती है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट एक बहुत मिनट, अभिषेक जी का, जी एक मिनट, अभिषेक जी का हैंड रेज हुआ है। अभिषेक जी, अभिषेक जी। जी, पहले आज तो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब मिल जाए फिर मैं पूछ लूंगा। अच्छा जी, ओके। तो अभी आचार्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। उपवास लंघनम परम औषधियम, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में लिखा है। चाहे आप चरक संहिता ले लीजिए, चाहे सुश्रुत संहिता ले लीजिए, या योग दर्शन ले लीजिए, ये लगभग लगभग सभी ग्रंथों में ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी। मैंने जितने भी ग्रंथ को समझने का प्रयास किया, सब में एक ही चीज। इसलिए उपवास का महत्व इतना है। यदि आप देखिए, रोग क्या कर रहे हैं, रोग खाने से बढ़ रहे हैं। हमारी दादी नानी बोलती थी कि बेटा खा के ही कोई मरा है, बिना खाए कोई मरा नहीं इस देश में, राइट। तो खा के ही रोग आते हैं। हमारी जो बीमारियां हैं, लंघनम परम औषधियम, या जैसा आचार्य जी ने कहा, यदि हम उपवास करते हैं तो हमारी वो बीमारियां चली जाती है खुद ब खुद। हमारा जो शरीर है डिटॉक्स होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है उसका। एक नेचुरल नैसर्गिक गुण है हमारे शरीर का कि हम उसको यदि थोड़ा सा विराम दे दें, तो उससे ज्यादा काम न लें और को रिलैक्स कराएं, हाथों को, हमारे अंगों को, स्टमक को, पेट को, बाकी सारे अंगों को थोड़ा सा भी विराम देते हैं, तो अपने आप में वो खुद से बॉडी को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। जो भी डिसमैनेजमेंट हुए हैं उनको ठीक करने की क्षमता रखता है। आधुनिक विज्ञान के लोग ये मान के चलते हैं कि 4 से 6 घंटे में हमारे पेट के अंदर एमिनो एसिड इकट्ठा होता है। एमिनो एसिड क्या, ये पाचन, अपनी देसी भाषा में बोले तो इसको अग्नि, जिसको अपन चर्चा कर रहे थे, यानी पाचन शक्ति, पाचन की प्रक्रिया को करने का प्रोसीजर, है ना, करने का प्रोसीजर। तो जो अग्नि है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी ये आधुनिक विज्ञान मान के चलता है 1 से 1.5 लीटर एमिनो एसिड इकट्ठा होता है। यही एमिनो एसिड हमारे बॉडी के, जब हम इसको कुछ देंगे नहीं तो क्या करेगा, ये शरीर को अंदर से खाना लगेगा, राइट। तो इसलिए आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है, कुछ ना कुछ डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। अब जो हमारे डाल डाल के शरीर में अंदर कचरा इकट्ठा हो गया है, इसका यूटिलाइज कराना, तो वो जो एमिनो एसिड है ना, वो जा करके आधुनिक वैज्ञानिकों को मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में तो हम तो मान के ही चलते हैं भैया, ये एक प्रोसीजर है बॉडी का। यदि आप उपवास करेंगे तो एक प्रोसेस होगा, जो एक धीरे धीरे कीटोन्स बॉडी के बनने, और 1-2 दिन बाद कीटोन्स में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये हमारा फैट को खुद से बॉडी अपनी ऊर्जा को संकलित करने के लिए आपके फैट को गलाएगी। आपके जो रोग के कण वहां यहाँ वहां पड़े हैं, उन सबको ढूंढ करके खुद से बॉडी प्रयास करने लगती है कि उसको खुद को नष्ट करके और वो ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले। तो ये शरीर की अपनी एक प्रक्रिया है, वो खुद से करती है। आपने शेर को देखा होगा, शेर 1-2 दिन खाना खाने के बाद 2-3 दिन तक देखता भी नहीं किसी जानवर के, जब तक भूख नहीं लगती खाता नहीं। और बकरी को देखिए, बकरी कहीं ना, चाहे एक पत्ता मुंह मारना है पर मारना है,
हम बकरी बने हुए हैं, हमें शेर बनना आना चाहिए। तो आचार्य जी ने जो बात कही वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सभी एक ही बात कह रहे हैं, वो लंघनम परम औषधियम, उसी पर ही जोर होना चाहिए। तो आधा रोग तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है, दूसरा उसको हम बस्ती चिकित्सा देकर के डिटॉक्स कर देते हैं। तो लंघन पे ज्यादा जोर होना चाहिए, जैसा आचार्य जी ने कहा। और कुछ क्रम आगे बढ़ाना आचार्य जी, या और कुछ? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने संतुष्ट किया। अभिषेक जी। जी, मेरा प्रश्न प्रशांत जी से, दो प्रश्न है मेरे। पहला तो ये है कि मेरे बाएं घुटने में, या बोले कि बाएं पैर में कभी कभी दर्द होता है। दाहिने में बिल्कुल नहीं होता, बाएं में कभी कभी होता है। और दूसरा ये आपने जो बताया कि ज्वार और नहीं, बाजरा। तो बाजरा को खाने के फायदे और नुकसान क्या क्या है? तो ये मैं जो बाएं पैर का दर्द का बात बता रहा हूँ, ये पिछले 2-3 महीने से कभी कभी होता है। हर दूसरे तीसरे दिन दर्द होता है, और फिर 4-6 घंटे बाद होने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये क्या कारण हो सकता है? और बाजरा का जो आपने बताया वो, उसका थोड़ा विस्तार से, बाजरा के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से बताइए। जी, जी, मेरे दो। तो बाजरे के ऊपर आपको यदि लगता है तो मैं एक अलग से पूरा चैप्टर ले आऊंगा, एपिसोड भी ला सकते हैं इस पे। लेकिन अभी जो आपका विषय है कि दर्द क्यों उठता है और कारण क्या है इसका और निवारण क्या है, पहले जानते हैं कारण। कारण को हटा दो तो निवारण अपने आप होने लग जाएगा। तो जो बॉडी का अलाइनमेंट है, जैसे कार का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो एक कोई टायर को ज्यादा खाने लग जाती है, फ्यूल को ज्यादा खाने लग जाती है। तो बॉडी में भी क्या हुआ, यदि दोनों पैरों में दिक्कत है तब तो समझिए कि खान पान और बाकी व्यवस्थाओं का दोष है। लेकिन एक ही है, यदि राइट में या लेफ्ट में है तो समझ जाइए बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया है। उसको सेट करने से ठीक हो जाएगा वो, राइट। खान पान पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि उसको अलाइन करना पड़ेगा बॉडी का, क्योंकि एक जगह हुआ ना, डिसअलाइननेस होता है तो वो एक जगह होगा। यदि पूरी गड़बड़ हुई है तो फिर दोनों में होनी चाहिए। इसके दोनों घुटने के अंदर जो फ्लूइड की सप्लाई आती है वो थोरोसिक से पार्ट से आती है, यहाँ पीछे से। तो जब वो सूखा चलता है, वहां से सप्लाई बंद हो गई तो वो सूखा चलेगा। सूखा चलेगा तो जोड़ घिसेगा, घिसेगा तो पहले कट कट की आवाज आएगी, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं जाकर के वो घिसते घिसते जब वो उसका बीच का जो है आ, वो घिस जाएगा तो हड्डी से हड्डी जैसी टच होगी, जैसी टच होगी तो दर्द होना शुरू होगा। जब तक हड्डी से हड्डी टच नहीं हो रही है तब दर्द नहीं। चुभन का दर्द है तो यूरिक एसिड के कण बढ़ के वहां इकट्ठे हो गए हैं तो वो चुभन वाला दर्द होगा। यदि काटने जैसा दर्द हो रहा है तो समझ जाइए कि ऐसा कोई दर्द है जैसे कोई आरी चला रहा है, ऐसा कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पे इन्फ्लेशन हो गया है। यदि रेगुलर दर्द आके चला जाता, आके चला जाता, आके चला जाता, ऐसा होता है जैसे चपके चलने वाला, वो भी इन्फेक्शन वाला दर्द है। दर्द के कई प्रकार हैं, कई प्रकार। तो एक एक करके हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब वस्तु स्थिति हर परिप्रेक्ष्य में अलग दिखती है। हर एक का रोग विशेष का दर्द अलग होता है, रोगी विशेष का दर्द अलग हो सकता है। तो ये कारण देखना पड़ेगा, ये व्यक्तिशय समझना पड़ेगा। यदि आप व्यक्तिशय मिल करके दिखाएंगे तो ये चीज क्लियर हो पाएगी। जी जी, बिल्कुल, जल्द ही हम मिलेंगे। जी, प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी, आप सीधा प्रश्न कर लिए, आपने 3 प्रश्न चैट बॉक्स में किए हैं, तो कृपया वो तीनों प्रश्न सीधा सीधा डॉक्टर साहब से कर लीजिए। हाँ, चैट बॉक्स हम पढ़ नहीं पाते तो सीधे आप बता दीजिए। नहीं मनुष्य प्रेमानंद जी। बीमार, हाँ जी बता रहा हूँ, मनुष्य बीमार ही ना हो ऐसा क्या करना चाहिए?
कहीं कोई ट्रेनिंग कैसे सेंटर है क्या प्रशांत चतुर्वेदी जी का? जी? एक हेलो। प्रश्न हमारा ये है, एक प्रश्न हमारा ये है कि मनुष्य बीमार ही ना हो, ऐसा क्या करना जी, चाहिए? और क्या कहीं पर आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर है जहां से इस विधि को सीखा जा सकता है? राइट राइट। अभी जो हम जहाँ बैठे हैं, ये अभिषेक जी ने ये ट्रेनिंग सेंटर ही बना रखा है हम सबके लिए। हम इसी पर जुड़े रहे, क्योंकि आप आएंगे कहाँ आएंगे, व्यवस्था कहाँ बनेगी, इससे बढ़िया आजकल तो डिजिटल युग है और इसी का हम सदुपयोग करें और हम सब जुड़ जाएं। कोर्स बना हुआ है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, उसको हम यदि हमारे पास में ग्रुप बन जाता है और हम अभिषेक जी को एंट्री कराते रहते हैं कि उस ग्रुप में हम प्रवेश करें, तो इन फ्यूचर ये पूरी व्यवस्था आपके सामने रख दी जाएगी। मुश्किल 4 महीने या 5 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने भी इसको बना के रखा है, उससे एडवांस कहीं जाके हमने बना दिया है। तो ये एक बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ऑनलाइन मतलब पूरी व्यवस्था है पढ़ाई की? जी, पूरी व्यवस्था ऑनलाइन, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन भी जी हम जी। कर रहे हैं प्रैक्टिकल सिखाने के लिए। जैसे अभिषेक जी ने अपनी समस्या बताई, ये डिसअलाइन की प्रॉब्लम है इनके, है ना। डिसअलाइन के लिए व्यक्तिगत मिलना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम दोनों व्यवस्था कर रहे हैं। हम रोगियों को देखने के लिए कैंप लगाते हैं, और जो हमारे यहाँ 3-4 महीने का जो थ्योरिटिकल पोर्शन सीखने के बाद उनको हम उस कैंप में ला करके उनको प्रैक्टिकल करवाएंगे, उन्हीं से करवाएंगे, हम नहीं ठीक करेंगे। जिनको डिसअलाइन हो गया है उनको अपन आपसे ही करवाएंगे, हम तो खाली बैठेंगे चेयर पे। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजाराम यादव बोल रहा हूँ। क्या मैं भी अपनी एक मिनट दादा, एक मिनट दादा, क्रम दादा, ब्रिगेडियर साहब क्रम, सूद जी, सूद साहब। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम। आचार्य जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक मेरा प्रश्न ये है जी जी, आप मिनट बताया ना, तो कुटकी और सावा और रागी ये क्या है? ये मैं समझ नहीं आया, कुटकी सावा रागी क्या होता है? एक ये है। ये मिलेट्स के नाम है, और अच्छा पिछले जो एपिसोड्स है ना उनमें मैं बता चुका हूँ। तो अच्छा अभिषेक जी आपको वो पिन कर देंगे नोट्स, तो उनसे आप ले लीजिए, वो वीडियो है उसके बने हुए कि ये क्या अच्छा। ठीक है, कैसे हैं, वो सारा मैं डेटा उनको दे चुका। राइट। तो अभी ठीक है। तो हम 4-5 एपिसोड, 5-6, ये छठा चल रहा है, छठा सातवां ठीक चल रहा है। ठीक है। जी दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राण्यादेह माश्रिताः प्राणापान समायुक्ता पंचन चतुर्विधम, कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। तो इसका क्या अर्थ है जी? अगर वो भगवान पचाते जी। हैं तो फिर बाकी चीजों की जरूरत क्या है? देखिए, दूसरी तरफ भगवान ये भी तो कह रहे हैं ना, कर्म भी करिए। पचाते हैं मतलब, देखिए, एक तरफ तो भगवान ने आपने बताया कि ये कह रहे हैं, अब ये 4 प्रकार से भजन भोजन को पचाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आ गई, चारों चीजें, मन, बुद्धि, आत्मा और स्थूल, चारों आ गए कि नहीं। हाँ जी। ये चारों को स्वस्थ रखने का प्रक्रिया जो होती है वो भगवान ही करते हैं, क्योंकि तृतीय अध्याय के अंदर 28वें श्लोक में भगवान क्या लिख रहे हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है, मैं केवल दृष्टा हूं। राइट। मैं हाँ दृष्टा हूं, मैं देखने के लिए आया हूं, ठीक और सहअस्तित्व के साथ होगा, जो भी होगा अकेले नहीं होगा, सहअस्तित्व के साथ होगा। तो ठीक ये सारी चीजें भगवान कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। जी ठीक है। धन्यवाद। माइक बंद कर दीजिए, बाकी अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। प्रोफेसर यादव साहब, प्रोफेसर यादव साहब। जी जी, मैं तो इसलिए हाथ उठाया था कि मेरा सवाल अभिषेक जी से ही जुड़ा हुआ था। हेलो। हाँ हाँ, बराबर, जी, बोलिए बोलिए। बताइए, बहुत अच्छी आ रही है आवाज। जी जी।
मेरे भी एक बार लेफ्ट पैर में काफी दर्द सा होने लगा था और धीरे धीरे वो बढ़ता गया और बाद में उसको ऐसे घिसटा के चलने लग गया, मतलब उठना भी कम हो गया था। तो मैं समझ रहा था कि डिस्क की प्रॉब्लम होती थी, तो उसी से संबंधित होगा। आप वाली जो बात थी अलाइनमेंट की, फिजियोथेरेपी को दिखाया और दिखाया, लेकिन वो कम नहीं हुआ और अल्टीमेटली हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक के बाद जब स्टंट वगैरह डल गए, 4-5 दिन के बाद जब मैं घर आया तो पैर का दर्द अपने आप ही ठीक हो गया। एक तो मेरा ये सवाल था कि क्या इसका हार्ट के साथ भी कोई संबंध है, और दूसरा बहुत मेरा बढ़िया, सवाल। वाह, जी ग्रेट, जी। ग्रेट। दूसरा सवाल जो आचार्य जी ने भी किया था कि खाली पेट रहने से जो है वो जठाग्नि वो तेज हो जाती है, पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो उसमें एक समस्या हम महसूस करते हैं कि जब भी मैं खाली पेट रखता हूँ तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और पेट में भारीपन आ जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए? ये दो मेरे सवाल थे चतुर्वेदी जी। जी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा गजब का प्रश्न मैंने आज 40 सालों में पहली बार देखा है। जहाँ भी लेक्चर्स हुए हैं, कई यूनिवर्सिटियों में हुए, लेकिन यहाँ जो प्रश्न हुआ है वास्तव में बौद्धिक स्तर का प्रश्न है, जिसमें कि हार्ट अटैक के साथ में इसका संबंध। वेरी नाइस। ये या तो कोई न्यूरोलॉजिकल वाला जो न्यूरो पढ़ा है वो जान सकता है इसको प्रश्न को, या फिर कोई और बहुत अनुभवी साथ में। इसका मेरे पास में पहले बार प्रश्न आया तो मैं आपको व्याख्यात कर दूं। देखिए, जो नर्व हमारे, पहले इससे पहले मैं थोड़ा शरीर के बारे में आपको बता दूं कि हमारी बॉडी क्या है। ये हमको समझना है कि जैसे हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, उससे हमको मिर्ची दी, एक थैली में बंद कर दी, धनिया दिया, एक थैली में बंद कर दिया, भिंडी एक थैली में बंद कर दी। अब जो हम घर से बड़ा थैला लेकर गए थे, उसमें ये सारे चीजों हमने डाल के जमा के और थैला लेकर के घर आ जाते हैं। यही प्रोसीजर है हमारा बाजार जाके मार्केटिंग करने का, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बड़ा थैला है वो हमारा शरीर है। जो अंग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो अंदर धनिया मिर्ची ऐसा समझ लो उसको, राइट, शॉर्ट में। और इस अंग को, इस थैले को यदि ऐसे अपन, जैसे अपन ऐसे हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या इस थैले को अपन हिलाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल आप कहेंगे इन दो थैलियों को जब में रगड़ लगेगी तो वो थैलियां फट जाएंगी, एक समय के बाद फट जाएगी। तो वो जो फटने वाला जो प्रक्रिया है, उससे बचाने के लिए जिस इंजीनियर ने ये गाड़ी बनाई, जीवन की गाड़ी, वो बहुत होशियार था। उसने क्या सीता कर ने दिया, अगर मैं भी क्या तो इधर राइट ले लेना। जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, हाँ ये बाकी माइक बंद उसके कर अंदर दीजिए। उसके अंदर फ्लूइड भर दिया, जिससे, और एक एक नर्व को उस पार्ट के बीच से जोड़ दिया। तो जो दो थैली है उनके बीच में भी घर्षण ना हो, इसलिए वो फ्लूइड, और इस थैली के अंदर जो अंग को बंद किया और जो उसके ऊपर कवर लगाया, उसके बीच में भी फ्लूइड। इतनी सेफ्टी करके आपके अंगों को बना के भेजा, मतलब गजब का इंजीनियर है। हमारी गाड़ी 2 कदम नहीं चल सकती, लेकिन ये किसी भी हालत में 2 कदम नहीं, ये पता नहीं कितने कदम चल सकती है। ये ऐसी गाड़ी बनाई जीवन की। तो ये हमें समझना है, जो फ्लूइड की सप्लाई आ रही है ना, जो बीच में जो दो अंग है उनके बीच में, वही नर्व जो हमारे बैक से, थोरोसिक से निकल करके, थोरोसिक के 3/4 के साइड से निकल करके, वो जो नर्व सप्लाई आ रही है उस फ्लूइड को, जिसमें फ्रिक्शन ना हो उसे बचाने के लिए, वो ही उसके पास से एक और नर्व है जो हार्ट के वालों को भी सप्लाई दे रही है। हार्ट के वाल भी तो मूव कर रहे हैं। दूसरा, एक तरफ से घुटने को सप्लाई जा रही है, दूसरी तरफ से हार्ट को जा रही है। अब ये दोनों प्रॉब्लम क्यों जुड़ी हुई है साथ में, इसका उत्तर ये है, क्योंकि समस्या एक है तो फिर दूसरी वाली भी आ जाती है। क्योंकि ये एक ही जगह से रास्ता बना हुआ है, वहां कोई डैमेज हुआ है, वहां कोई रुकावट आई, वहां कोई सप्लाई चेन में बाधित हुआ, तो सप्लाई दोनों तरफ जाएगी, खड़ा हार्ट की तरफ भी जाएगी, रोकेगी, और वहां पर भी रोकेगी। ये इसका बड़ा कारण है। अच्छा लगा?
अब जी अपन जी दूसरे जी वाले आपके जी। सवाल पर आते हैं, है ना। ये तो हुआ अपना बॉडी का। तो इसमें चतुर्वेदी जी मेरे को ये लगता है वो जैसे डिस्क की प्रॉब्लम थी तो वो भी इसका कारण थी। राइट। तो जो सारा जुड़ा सप्लाई हुआ है। आ रही है ना। जी जी। जी जी। बहुत फिर से। बहुत। जी। जी जी। और दूसरा सवाल आपका है क्या था, मैं भूल गया थोड़ा आगे दूसरा बढ़। ये था कि जैसे आचार्य विजयकर जी कार्यकर जी कह रहे थे कि एक दिन भोजन ना करें तो उससे जठराग्नि जो है ना वो ज्यादा तेज रहती है और शरीर ठीक रहता है। तो मेरा सवाल ये था कि जब भी हम भोजन नहीं करते हैं तो गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बिना खाए भी पेट खाने से भी राइट। ज्यादा भारी हो जाता है। तो ये क्या समस्या है, इसको कैसे निदान है? हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने बताया था कि जब हम नहीं खाते तो हमारे पेट के अंदर 1 से 1.5 लीटर एमिनो एसिड इकट्ठे हो जाता है। अब ये इसको कुछ नहीं देंगे तो वो आपको खाएगा। यदि आपके पेट में कुछ नहीं है तो वो आपको खाएगा। देना तो है लेकिन अटेंडेंस से ज्यादा नहीं देना। अटेंडेंस हो गई बस। आप फुल फ्लैश चीजें मत दीजिए। यदि आपको एकदम उस पे जाना है तो उसका तरीका है। आपको पिछले जैसे व्रत पे जाना है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, आज खा लो जम के पूरा पेट भर के और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं खाना है। तो हमारे रूटीन में तो हमने क्या बना दिया कि भाई इतना खाएंगे और बाद में एक भी इतना भी नहीं देंगे। इतना भी नहीं देंगे तो आपको इतने को धीरे धीरे कम करते जाना है, कम 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 कम, फिर एक दिन व्रत करना है। ऐसी प्रक्रिया से आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने बायोलॉजिकल क्लॉक को तो आपने मेंटेन करके रखा हुआ है कि फुल फ्लैश इतना तो इतना, बल्कि जो कल मेरा व्रत है तो मैं आज इतना निपटा लेता हूँ, है ना। ये जो प्रक्रिया है उससे गैस बनना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे शरीर को उतना ही एमिनो एसिड बनाने की आदत हो गई। ब्रेन में सिग्नल जाएगा भैया यही करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो वहां पे एसिड बना के भेजेगा आपके पास, पित्त बना के भेजेगा, पाचक रस भेजेगा। तो ये जो प्रक्रिया बनी हुई है, अब वो अंदर जाके आपका पेट खाली हो गया तो शरीर को खाएगी, शरीर को खाएगी तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो आपका शरीर उससे ज्यादा भी भारीपन फील करेगा। क्या करना है ऐसे में, सूप का प्रयोग कर लो, लिक्विड ले लो तो शरीर रहेगा हल्का, है ना। तो वो जो उसको एमिनो एसिड को पास आउट करना है बॉडी से, तो हर 4-6 घंटे में थोड़ा थोड़ा सूप ले लिया, दे दिया, लेकिन उसको लार के साथ मिक्स करके तो दिक्कत नहीं आएगी। या पानी भी पी लिया तब भी आपको परेशानी नहीं आएगी। पानी को मुंह में घुमा लीजिए, हल्का सा लार के साथ मिक्स कर लीजिए। पानी के अंदर मिनरल विटामिन सब चीज होती हैं, तो वो भी उसको पचाने में लग जाएगा, ताकि उस एसिड को अटेंडेंस देने के लिए कुछ चाहिए, कुछ भी। राइट। ये जरूरी है, नहीं तो वो गैस बनाएगा। गैस बनेगा तो फिर आप दूसरी बीमारी आएंगी, जोड़ों की बीमारी आ जाएंगी, थोरोसिक खराब हो जाएगा, ये सर्वाइकल हो जाएगा, स्लिप डिस्क हो जाएगा। ये क्या है, ये गैस की बनने की वजह है, उसकी फूल पत्ती है। वजह, कारण क्या है, गैस बनना। फूल पत्ती क्या है, नींद ना आना, इंसोमेनिया हो जाना, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाना, सर्वाइकल हो जाना, सर्वाइकल के कारण बीपी होना। ये आजकल बढ़ रहा है लोगों में। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी गोली खा लो। अब बीपी की गोली खा रहे हैं, जिनको बीपी है ही नहीं, केवल सर्वाइकल के कारण है। सर्वाइकल ठीक कर दो बीपी ठीक हो जाता है। एक बैंक मैनेजर साहब आते थे, उनका वेट ओवर वेट थे हालांकि, तो मैंने उनको एक ही बात कहा, 5 दिन हमारे यहाँ भर्ती रहिए, जहां मैं हूँ वहां पर। हमने गाजियाबाद सेंटर पे उनको रखा। 5 दिन में 2 दिन मैंने केवल सर्वाइवल पर ध्यान दिया, तीसरे दिन से बीपी उनका ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। मैंने कहा गोली नहीं खाना। वो कहते गोली नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने ऐसा कह रखा है। मैंने कहा इतना भी डरने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ अभी तक मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ इसको टेपर डाउन करना, गोली एकदम नहीं छोड़ना, कोई भी गोली। शरीर को उसकी आदत हो जाती है। खाना भी एकदम नहीं छोड़ना, क्योंकि शरीर को उसकी आदत हो जाती है। हम खाने के आदी हो चुके हैं, एकदम से कोई भी चीज छोड़ दी, ये दिक्कतें आनी ही आनी है, स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन हम नेचुरोपैथी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। क्या आप एक दिन का व्रत कर लेंगे
शरीर को आदत है भैया, एडजस्ट कर लेगा। फिर दूसरे दिन का फिर कर लेंगे तो भी एडजस्ट कर लेंगे। कई लोग तो 10-10 दिन के व्रतों पे चले जाते तो हो जाए। हमारी आदत तो पेट भर खाने की पड़ी हुई है, तो आदत से, इसीलिए RST का कहा है, रीजनल, सीजनल और ट्रेडिशनल चीजों का ध्यान रखना है। हमारा ट्रेडिशन है यदि व्रत का तो हम व्रत करें, हमारा ट्रेडिशन नहीं है घर में परिवार में नहीं है तो ना करें। एकदम से छोड़ेंगे तो खराबी आएगी। मुझे लगता है सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ बचा है तो बताइए। जी, आज बिल्कुल पहली बार इसका क्लियर हुआ है, और ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं जीवन में। अदरवाइज क्या होता है कि अब पता लगा कि कल का व्रत रखना है, तो आज तो 11:30-12 बजे खाएंगे, जिससे कल पूरा दिन जो है व्रत रखना है। यही खतरनाक। लोगों का नुकसान कर रहा था जीवन में ना। व्रत रखना है बस तो यही। आपने आज बहुत ही अच्छा हमारे को दिया। प्रशांत जी, हम तो आपके ऋणी हैं, आज प्रोफेसर भी आपका स्टूडेंट बन गया है। और नहीं, अब तो अभी सी जाती है। विनती विनती है कि जो कोशिश कर रहे हैं हमारे साथियों के लिए एक कैंप की, वो भी जितना जल्दी हो सके, सर्दियां ज्यादा ना हो, बारिश बंद हो जाए, बीच सा मौसम हो, तो वो भी कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। जब बहुत जी बहुत धन्यवाद जी। आप लोग कैंप लगाइए, अब और डेट जो भी खाली होगी उसमें अपन रख लेंगे व्यवस्था। और एक चीज और है, हमारा नाभि का डिस्प्लेसमेंट होना, उसके कारण भी खाना नहीं पचता है, उसके कारण भी ये सारी समस्या आ रही। मेरे पास में ज्यादातर केसेस में जिनको शुगर नहीं था, केवल नेवल डिस्प्लेसमेंट था, उसके कारण उसको शुगर शो हो रही थी। हमने करीबन 50 से 60% से क्रॉस नेवल डिस्प्लेसमेंट को ठीक किया, उनकी शुगर ठीक हो गई, कई मरीज हो गई। आज तक गोलियां नहीं खा रहे वो, शुगर है ही नहीं, जबरदस्ती गोलियां दी जा रही थी। बीपी वालों के साथ में ऐसे हो रहा, मतलब कारण कुछ और है, दवा हम कुछ और कर रहे हैं। अभी एक लड़की आई थी 30 साल की, वो बोलती है अंकल ऐसा है कि मेरे L4 L5 में डैमेज है ना। जबकि जी मैंने उसको फिजिकल लिटा करके चेक किया, बेटा मैंने कहा लेटो, कहाँ दर्द है, मेरा ये अंगूठा या मेरी उंगली पकड़ के दिखाओ कहाँ है, उस प्लेस पे हाथ रखो। तो उसने जहां हाथ रखा, मेरी उंगली पकड़ के जहां रखा, मैंने कहा ये तो S1 S2 है। और S1 S2 को टच करते भयंकर दर्द था, जबकि L4 L5 में कुछ था ही नहीं। रिपोर्ट कह रही है कि L4 L5 खराब है। अब मैं क्या भरोसा करूं, बताइए, रिपोर्ट की थी ये कहानी है। और इसमें नाभि का डिस्प्लेसमेंट का तो किसी अस्पताल में इलाज है ही नहीं, पहले गांव में तो हो जाता था। हाँ। लोगों को अब बताते नहीं है कि नाभि डिस्प्लेसमेंट है, उनको दवाई खिलाए जाते हैं। तो अब जो इसलिए ज्ञान हम, नहीं है उसको अज्ञानता में ले जाते हैं, उससे और बीमारियां बढ़ जाती है दवाइयों से। हाँ जी, अब इससे हमको दो चीजें करनी है, कैंप लगा करके लोगों में जागृति लानी है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। नाभि का डिस्प्लेसमेंट कैसे ठीक करना है, 2 मिनट में ठीक होता है। इसके लिए भी हम लोगों को ट्रेनिंग देना है, और कम से कम 1000 हाथ तो इस साल में तैयार करने, अगले साल में फिर 1000 तैयार करना है, ऐसे देश में फैला देने। वो 1000 लोग अन्य 1000 को तैयार करें। इस तरह से हम अपनी व्यवस्था पर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी विनती तो ये जो क्रांतिकारी बैठे हैं ना, शेर, वो आज आपने बड़ी अच्छी संज्ञा दी कि मतलब एल्डर यंग मैन हैं। हाँ वही कह तो रहा हूँ। इनकी लाइफ जितने भी बैठे हैं, इनकी सबकी बोनस लाइफ है, और ये सबसे बड़ी अचीव मतलब हमारी एसेट है ये। तो इनको स्वस्थ रख लेंगे तो 10-15-20 साल जितना जिएंगे, सब देश के काम आएंगे, हमारे एक दूसरे के काम आएंगे। ये हमारी विनती थी आपसे। जी, बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत। जी, मैं तो खुद जी ही सभी को एक ही बात कहता हूँ कि भैया हमारे पास में जो जीवन बचा, वो उसको ये मान के चलिए हम बोनस लाइफ जी रहे हैं। अब इस बोनस का कैसे उपयोग करना, समाज को, ये समाज के लिए बोनस है, और कैसे उपयोग करना है ये समाज को तय करना है। पहले बोनस मिलता था, उसकी पार्टी किया करते थे, कैश मिलती थी सैलरी। जी जी, बहुत। नहीं, हम भी पार्टी किया करेंगे, कैंप लगा के करेंगे। जी ब्रिगेडियर जी जी, राजाराम बहुत 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 धन्यवाद जी। राजाराम जी, जी आचार्य जी। जी जी। ब्रिगेडियर राजाराम जी। मेरा कोई जी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की इच्छा है। आचार्य जी और आप काफी साल से, ये काफी दिनों से, और बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। आयुर्वेद तो एक किस्म की प्रकृति ही है,
तो क्या मनुष्य अकेला है प्रकृति में? मैं भी एक एनिमल डॉक्टर हूँ। इसका वाक पित्त और इनका क्या रोल है और इनका एनिमल्स में क्या है? हम सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पशुओं को भी देते हैं, पर उसमें ये सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ इस पे कभी आप हमें गाइड करें तो अच्छा है। शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, है ना। अभी पशुओं का अलग से फिर कभी चैप्टर भी ले लेंगे। देखिए डोज का फर्क है। जैसे चूहा है, चूहे को जो आदमी को डोज लगती है उसका 90 से गुणा कर लो, 10 से गुणा कर लो। जो डोज उसको हमें देनी है उसको 10 से गुणा कर लो, राइट। तो जो बीमारी 90 दिन में चूहे को आएगी वो आपको 900 दिन में आएगी। तो ऐसे अन्य मेमल्स के आप 54,000 मेमल्स हैं, उस पर हम जो चर्चा करेंगे। तो इस सृष्टि में 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के बिना कोई कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे मनुष्य हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे प्रकृति का कोई। इस दो ही है, प्रकृति और पुरुष। मैं नहीं कह रहा, दुर्गा सप्तशती का 7वें अध्याय का 8वां चैप्टर बोल रहा है, 8वां श्लोक बोल रहा है। सृष्टि में केवल 2 ही हैं और वेद भी बोल रहे हैं। मैं उनका भी प्रमाण के साथ में दे सकता हूं। तो हमारा प्रकृति और पुरुष 2 ही हैं। तो अब प्रकृति में तो ये जो धरती माता ये सारी चीजें आ गई, हम देख रहे हैं। अब पुरुष में यानी हम बीजारोपण करने वाले हैं, चाहे वो रोग का करें या बिना रोग का करें। तो 5 तत्वों से मिलके हम लोग बने हैं। चाहे सृष्टि के अंदर कीट पतंगा हो, या मैं हूं, या आप हो, या हमारा कोई जानवर, चाहे कोई घर का कुत्ता हो या हो, तो नियम सभी पर एक ही लागू है। 5 तत्व हैं, कोई बढ़ गया या कोई घट गया। वात पित्त कफ सनातन, ये जो सभ्यता बनी है ये सनातन इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी, और ये इसके नियम सब पर लागू हैं। इस सृष्टि के हर जीव पर लागू है, इसलिए हम सनातन हैं। आयुर्वेद सबके लिए, पुरुषों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, पशुओं के लिए, मेमल्स के लिए, सबका लिए नियम, कीट पतंगों के लिए भी नियम वही है। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में पित्त बढ़ेगा। इस मौसम में आसपास आप देखते हैं इन नवरात्रि के आसपास, तो आप चींटियों के भी पंख निकल आते हैं। तो जो पित्त बढ़ने के कारण उनका एसिड बढ़ता है, तो वो पित्त निकल आता है ना। तो पित्त निकलने के कारण वो एमिनो एसिड्स की परतें बन करके इकट्ठी होती हैं और वो पंख के रूप में शरीर पे दिखती हैं। तो वो पंख जो है आप देखोगे चींटियों के भी पंख निकल आए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के भी पंख निकल आते हैं। ये सृष्टि का नियम है कि इस समय पित्त बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? सर्दियों में। वात बढ़ेगा गर्मियों में। दोष कब होगा इसका? बरसात में। तो वात बढ़ता कब है? गर्मी में। प्रकोप कब होगा इसका? बरसात में। तो बरसात में आपने देखा होगा दादी नानी बोलती थी, अरे बेटा ये जैसे ही बादल होते हैं जोड़ों में दर्द हो गए, ऐसे बोलते थे गांव के लोग, और अभी भी बोलते हुए नजर आ जाएंगे आप। आपने हमने तो देखे ही है ना। तो बाकी नई पीढ़ी के लिए आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ सृष्टि के नियम सब समान है, ये सबके लिए लागू है जी। प्रेमानंद जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशांत जी का। मेरे को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है नेचुरोपैथ के बारे में। एक तो सुजोग थेरेपी है, नाड़ी विधा है, और रोमा थेरेपी है। आप सभी लोग, हम सभी लोग मिल करके कैंपिंग शुरू करते हैं अपने अपने प्रदेशों में, और एक एक विशेषज्ञ को बुला करके रोगोपचार करना बहुत जरूरी है लोगों का। और ये दिशा दिखानी बहुत जरूरी है कि लोग बीमार ही ना हो, क्योंकि हमारे सुजोग थेरेपी में हम डायग्नोज कर लेते हैं जब बीमारी हमारे अंदर 5% ही डेवलप होती है, और एलोपैथ में जब 30% बीमारियां डेवलप हो जाती हैं तब वो डायग्नोज कर पाते हैं। इसीलिए हमारे शरीरों को बहुत नुकसान होता है और हम अधिक दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, इन चीजों पर विशेष ध्यान दे करके लोगों का रोगोपचार करना चाहिए। ये हमारी एक सलाह है, और हम प्रशांत चतुर्वेदी जी के साथ मिलकर लोगों का जो भी बीमारी है उसको खत्म करने का विजय के साथ में मिलकर के सभी लोग कार्य करेंगे। यही हमारा आप सभी लोगों से कहना है कि कैंपिंग शुरू होनी चाहिए। धन्यवाद प्रेमानंद जी बहुत महाराज। बढ़िया।
बहुत बढ़िया। प्रेमानंद जी नाराज, धन्यवाद। अंजलि जी, अंजलि जी। प्रणाम प्रशांत जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम। जी, मेरे तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो वो रोगी हूँ जिसको आपने ठीक किया है। और मैं ठीक होने के बाद धन्यवाद। मुझको इतना ज्यादा ही अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इसको प्रमोट करना चाहिए, इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए। तो अभी मैंने बस ये बोलने के लिए फोन किया कि आप सब कह रहे हैं कि शिविर लगने चाहिए और कैंपिंग होनी चाहिए। तो ये डिटेल्स मैं दे दूं कि 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक एक शिविर है निशुल्क, ये ग्रेटर नोएडा में लगाया जा रहा है संध्या जी के माध्यम से, पुनीत जी के माध्यम से। और वहाँ पे प्रशांत जी उपस्थित होंगे, और मैं भी वहाँ पे सहयोगी की भूमिका निभा रही होंगी जितना मेरे पास समय होगा उसके हिसाब से। और उसके बाद एक और शिविर लग रहा है खतौली में, ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली मुजफ्फरनगर में आता है खतौली। यहाँ पे शिविर लगेगा 15 तारीख से 24 तारीख तक, ये भी निशुल्क है। और ये ओम प्रकाश जी यहाँ पे रहते हैं, उनके सुपुत्र हैं राजीव जी, वो यूएस में रहते हैं। उनके थ्रू ये पूरा जो है शिविर जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। और ये 24 तारीख तक रहेगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि डिटेल्स आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। अगर आप लोगों के लोग जो है और दिल्ली में नोएडा में रहते हैं तो उन्हें नोएडा की शिविर की जानकारी दें। और अगर आपके लोग खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून इन लोकेशंस पे रहते हैं तो उनको खतौली के शिविर की जानकारी दे। फिर हो सकता है कि उनको भी कुछ मेरी तरह एक दिन में इलाज मिल जाए, और फिर हमें एक एक्सपोजर में मिले, फिर वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी अपनी जगहों में इस शिविर को और आगे लेकर के चलें। तो बस यही मैं एक तरीके से इंफॉर्मेशन और धन्यवाद दोनों देना चाह रही थी इस सेशन के माध्यम से। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अभी धन्यवाद। 24 से 31 एक और शिविर है, उसको मनोज जी कर रहे हैं, हमारे मनोज तावड़े जी, जी नागपुर के अंदर। हाँ, वो रह गया था बताना। जी, अब उसकी जानकारी देखिए कितना अच्छा लगा, अब उसकी जानकारी मुझे भी मिल गई। जी जी जी। जी तो अब ये जी, पूरा महीना अपना हो गया फुल। वेरी अगले नाइस, महीने वेरी नाइस। तो राइट, बहुत अच्छा लगा सुन के। अगले महीने में, हाँ, हाँ जी, हाँ जी जी। अगले महीने की तो अब ये अनाउंसमेंट करते हैं, अगले महीने की डेट्स उपस्थित हैं, जो लोग शिविर लगाना चाहते हैं वो आपकी बुकिंग कर लें। आपकी डेट फिक्स कर लें। वो जी अभिषेक जी को, अंजलि जी को बता दें तो ये जी लोग ये सब कार्यक्रम बनाएंगे, जी और जी, बिल्कुल। इन्हीं का योगदान है। और जी दूसरी अंजलि बात जी ये आप कि अपना अभी 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 जो है ना स्थिति, अभी देखिए किसी को लकवे का कोई इलाज नहीं है ना। एक जी बार पढ़ने के बाद में खेल खत्म है, फिर तो गई लंबी। एलोपैथी वाले कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो बता दे पहले से कि लकवा आने वाला है। हम बता सकते हैं, हम डायग्नोस करके बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। हमारी पद्धतियां बता सकती हैं। एलोपैथी में तो ऐसा कोई टेस्ट बना ही नहीं जो बता दे कि पहले से लकवा आने वाला है। तो वो भी सारा हम टेस्ट करना सिखाएंगे लोगों को, सब करना के लिए कैंप लगाने और जागृति अभियान लाना है, जिससे लोगों की दुआएं प्राप्त होंगी, आपको हमको। कम से कम प्रारब्ध इस समय हम प्रारब्ध सुधार लें, जितना हमारे पास जीवन बचा है। और तो क्या कर सकते हैं। राइट। अंजलि जी अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जिससे सब सूचनाएं एक ठीक है, दूसरे मेरा को मिलती नंबर रहे। ऑलमोस्ट मैं सारे ग्रुप्स में हूँ, वर्धा वाले ग्रुप में भी हूँ, बट चलो चैट में भी मैं डाल बस देती हूँ। बस बस, ठीक जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत आपको जी विनती है, ये अंजलि जी, ये तो माइक बंद करिए और अपना नंबर चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। जी। साहब आचार्य आचार्य जी, एक छोटा सा सुझाव मेरा था, अगर आप इजाजत दे तो। नहीं, लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा नहीं, ये सुझाव है। ये प्रशांत चतुर्वेदी जी के कैंप की मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मैंने ही अनुरोध किया था कि ये जो ग्रुप के मेंबर हैं इनका एक कैंप फिजिकल में लगाया जाए, और खातौली में उस दिन राजीव ने ऑफर दिया था। तो ये मैं इन सदस्यों के लिए चाह रहा था, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा स्वास्थ्य नहीं है, हमने देश का स्वास्थ्य भी ठीक करना है। तो इसमें बहुत बढ़िया। इसमें सब तरह के लोग हैं, मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, चाहे प्रेमानंद जी हैं, चाहे आचार्य आचार्य जी हैं। हम सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अपनी प्रैक्टिस की हुई है, एक दूसरे की प्रैक्टिस एक दूसरे से हम सीखेंगे।
प्रशांत जी का तो हम से तो हम फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे इनके ज्ञान का, लेकिन हम आपस में भी एक दूसरे के दूसरे ज्ञान से सीखेंगे। मेरा अनुरोध इन मेंबर के लिए था, जिससे कि हम देश के स्वास्थ्य की पे भी चर्चा वहां रहते हुए कर सके, ऐसा मेरा अनुरोध था। बाकी अभिषेक जी बताएंगे कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी जी जी। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मैं रोज एक लिंक शेयर करता हूँ समग्र स्वास्थ्य का, जो सुबह 5:15 से और 6:15 के लिए टेस्टिंग की जा रही है। तो उसमें क्या है, जितने भी हमारे ऐसे मतलब अ, मतलब हमारे मार्गदर्शक और हमारे गुरु और हमारे जो एक समग्र स्वास्थ्य के रक्षक हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों का उसमें नाम और सभी लोगों के मार्गदर्शन वो कार्यक्रम हो रहा है। प्रयास ये है कि हम जो जैसा प्रशांत जी बोल रहे हैं, वैसा मेरा भी मानना है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों लाख लोगों तक जुड़ सकते हैं। शिविर का क्या है कि शिविर की महत्ता है, और शिविर के लिए हम दिन के अगर 16 घंटे रखते हैं तो 1 घंटा हम ऑनलाइन माध्यमों से जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग बैठे हैं उनसे चर्चा करके और इसको एक अभियान, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना सकते हैं। तो प्रयास उसी दिशा में है, क्योंकि हमारा ये जो शाम की चर्चा है, ये तो एक अभियान, एक आंदोलन, एक एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास है। लेकिन जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए जो सुबह हम लोग मिलते हैं, प्रेमानंद जी और बाकी साथी, एक मैं बात बताता हूँ ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया। एक हमारे साथी हैं अंतरंग जी। तो अंतरंग जी अभी जीवा आयुर्वेद में जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को मालूम होनी चाहिए। जब हमने ये 8:15 वाला कार्यक्रम शुरू किया था तो अंतरंग जी हमें पहले दिन से ही सहयोग कर रहे थे। लेकिन अभी 10-15 दिन पहले उनको अचानक से साइटिका का अटैक हुआ, और इसकी वजह से वो चलने, उनका मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया है। बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, और 10 दिन के करीब तो उनको बुखार रहा और कई जगह से दवा हुई, और वो जहाँ पे अभी कार्यरत हैं वो खुद ही जीवा आयुर्वेद है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी स्थिति सुधर नहीं रही है। वजन जो है वो काफी कम हो गया है। तो स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य में तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसका चिंतन, ये जो है, ये लोगों तक पहुंचे और एक जागरूकता आए, और सभी आप जैसे लोग जिनको ये सब चीजें पता हैं और एक संतुलित जीवन का महत्व जानते हैं, और किस तरह से इस कला को, इस विधा को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि मानसिक तौर पे आदमी स्वस्थ रहे, आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, और हर तरह से वो सुखी रहे। तो ये प्रयास ये है कि जिसमें शरीर सबसे प्रथम है, तो उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को और विचारों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो सुबह के टाइम ही थोड़ा सा विचारों का आदान प्रदान करके, और ये घर घर तक अगर ये बातें पहुंचने लगेंगी, जिसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुका है। एक एक दिन का और 3 घंटे का कार्यक्रम का प्रारूप बनाया गया है। उसको करीबन हमने अभी 15 सोसाइटीज में भेजा है और बात किया है, हमारे सब पुराने जानने वाले हैं। तो धीरे 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 ये चीजें जो हैं, इनमें गति आएगी, और साथ ही साथ इसमें लोग जुड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। तो ये चीजें और आगे बढ़ेंगी, ऐसा अपेक्षा है। और सभी लोग मिलकर इसको बढ़ाएंगे तो इसमें कई गुना गति से बढ़ेगा। तो सुबह जो है, सुबह ये स्वास्थ्य चर्चा रेगुलर की जा रही है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज, हमारे आचार्य विजय कार्यकर जी और बाकी श्री जी और बाकी अन्य साथी सुबह सभी जुट जाते हैं। तो आप लोग भी आइए, और वहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य पे ही चिंतन है, उससे जुड़िए। और ये एक घर घर तक पहुंचाने वाला अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है, जो कि हमारे डीजीपी साहब का मॉडल है कि एक आदमी 10 व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के लिए जरूर आमंत्रित करे, ताकि 10 व्यक्तियों का, अगर इससे कुछ 10 में से 2 का भी भला हो पाया तो वो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।
और बस बाकी आचार्य विजय कार्यके जी बोलेंगे। आचार्य जी। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? अंतिम नहीं जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सबसे आज मिल करके भी, और लगा कि हम लोग अब अलग जगाने वाले हैं, और कुल मिला के अलग जग चुकी है, और बस अब ये अलग जो है पूरे देश भर में पहुंच जाए और दुनिया को हम संदेश दे सकें, देखो हमसे आके सीखो। विश्व गुरु की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं, हम इसी तरह विश्व गुरु कहला सकते हैं। क्योंकि आज अमेरिका में लगभग डेटा जो आता है, लगभग 5 लाख लोग हर साल दिसंबर और नवंबर के महीने में मर जाते हैं। ये आम बात है वहां के लिए। जो डेवलप्ड कंट्री जिसको कहते हैं ना, जिसके पास में सब संसाधन है, ये डेटा अब वो जारी करना, उनकी मीडिया ने उसको कवर करना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होती है। तो इतने तो हमारे यहाँ लोग मरते नहीं है, इतने वहां पर लोग मर जा रहे हैं। इसलिए इन्फेक्शन से और कई कारण हैं। ये डेटा उनकी सरकारों का है पुराना, जिनको उन्होंने आजकल देना बंद कर दिया है। क्योंकि वो तो वर्ल्ड के पावर है ना, सुपर पावर। तो सुपर पावर जो है खत्म हो जाता मामला। वो इसलिए उनको ये चीजें समझ में आने लगी है कि अब कुछ करना है, तब वो आपको एक तरफ देखते हैं। आप लोग उनको एक दिशा दे सकते हैं, और आप सब मिल करके दे सकते हैं। इसी पीढ़ी के लोग दे सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं जी। बहुत धन्यवाद। अभी प्रेमानंद जी कुछ विशेष बात हो तो आधा मिनट में पूरा कर लीजिए। प्रेमानंद जी महाराज, आधा मिनट में आपको वो हाथ उठा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं। और विश्व गुरु तो हम थे ही पहले से, फिर विश्व गुरु की राह पे चलने, महाविश्व गुरु हमको बनना है। और डॉक्टर साहब के सभी कैंपों की सूचना मिलेगी तो मैं समय निकाल कर जरूर पहुंचूंगा आपके साथ। मतलब विजय सोनी जी के साथ में हमारा आगमन जरूर होगा वहां पे। मेरा आग्रह यह है कि हम सब कम से कम हर महीने 4 से 5 कैंप लगाने का संकल्प लें। 4 नहीं तो कम से कम हम एक भी लगा लें तो भी काफी। और मैं कोशिश करूंगा कि सब में अटेंड हूं। नहीं हो पाऊंगा तो हमारे कुछ साथियों को चयनित करके हम एक अलग पूरा देश भर में जगह हर जगह पहुंचाएं। श्री जी आप धन्यवाद। ये जो सुबह का समय है, इसको ट्रेनिंग और विचारों के आदान प्रदान में लगाया जा सकता है। कैंपों की जहां तक बात रही, आप एक की बात कर रहे हैं, हम हर दिन एक कैंप लगाने की सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे, और ये सभी साथी हैं, सभी के अपने अनुभव हैं, विचारों का आदान प्रदान हो। और जो आपका लक्ष्य है कि 1000 लोगों को ट्रेन किया जाए, तो उस पे काम करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जिसके लिए अभी शायद हम लोग कुछ रिजल्ट भी देना चालू कर देंगे। 15 दिन, महीने भर में कुछ लोगों को आपको हम देंगे, जोड़ेंगे, और उसको भी ऑनलाइन ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो चीजें में गति आएगी और चीजें बेहतर होंगी। मैं तो अपने प्रशांत, बड़े भाइयों का, जैसे हमारे आचार्य जी हैं, हमारे तावड़े जी हैं, इनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है ना। उन्होंने कहा कि कम से कम 1000 चतुर्वेदी अभी पैदा होना है। वो कैसे होना है, वो उसके लिए काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि 1000 आपके लिए उपस्थित कर सकूं। अब बिल्कुल आदेश तो बिल्कुल आदेश होंगे, है भाई, क्या करें। 100%, कोशिश कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। 100% होंगे। आपका जो है प्रयास सफल होगा, हम सब लोग आपके साथ हैं। हाँ, तो अब ये हमारे आचार्य जी बैठे हैं, अब ये लोग आशीर्वाद देंगे तो क्या नहीं होगा। हम तो आदेशों का पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। श्री जी आप धन्यवाद के लिए आगे आए। श्री जी, श्री जी आप सुन रहे हैं? जी मान्यवर। सभी आप साथियों को प्रणाम, और बहुत आनंददायक ज्ञानवर्धक सेशन हुआ। ऐसे ही सबका मार्गदर्शन करते रहें, यही प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद। अभिषेक जी।
जी, बस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे 5:15 बजे, और सब तक के लिए शुभ रात्रि। और ये जो प्रशांत जी का मिशन है उसको हम लोग मिलके बेहतर करेंगे। और ये प्रशांत जी का मिशन सिर्फ नहीं है, ये सब हम सबका मिशन है कि समग्र स्वास्थ्य जो है वो सभी को मिले, और एक भारत जो है वो स्वस्थ भारत और एक मजबूत भारत बने। ऐसी आशा के साथ कल सुबह हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी का आचार्य धन्यवाद। जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी पुनः धन्यवाद। और आपने जो ज्ञान का गंगा बहाई है वो हर कण कण में जाएगी। और वर्षा काल भी चल रहा, श्रावण मास। और अभिषेक जी समापन के और अग्रसर हों, या माइक बंद, वो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो कुछ चर्चा कर सकते हैं।